जोहार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो राजेंद्र यादव जो है वो मन्नू भंडारी के पति हैं और दोनों ने मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा है? तो उनका जो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। और यह जो है वो खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी है। राजेंद्र यादव के अन्य उपन्यास है प्रेम बोलते हैं, उखड़े हुए लोग। और मन्नू भंडारी के उपन्यास है आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, ये सभी है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो राही मासूम रजा का जो उपन्यास है वह है आधा गांव। आधा गांव उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें हिंदू मुसलमान के विभाजन की कहानी है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो चंद्रावली जो नाटक है वह किनका लिखा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और यह कब लिखा गया था? 1876 ईस्वी में। इनकी और रचनाएं हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन आदि। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? तो इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप और प्रभु नामक पत्रों का संपादन भी किया है। इनकी रचनाएं हिम कृतनी, हिम तरंगनी, ये सारे आप लोगों ने देखा होगा। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो यह जो रचना है वह इतिहास ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है लिखा गया है गारसादा तासी के द्वारा। और यह किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। जिंदगी नामा यह किनकी रचना है? तो यह कृष्णा सोबती की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा और दिलो दानिश। तो महिला उपन्यासकारों को मैंने अलग से एक वीडियो में डाला है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। मीराबाई की मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई की मलाल जो है वह मीराबाई द्वारा ही लिखी गई है। और मीराबाई जो है वो किस काव्यधारा से संबंधित थी? तो वो कृष्ण काव्यधारा से, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थी। मीराबाई की अन्य रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद का टीका, शोरन के पद, नरसिंह जी को मारियो और राग गोविंद। लोहे की दीवार के दोनों ओर यह कृति किसकी है? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर यह जो कृति है वह यशपाल जी की है। और यह इनका यात्रा वृतांत है। और इस यात्रा में वृतांत में पूंजीवादी व साम्यवादी शासन व्यवस्था के पारस्परिक अंतर को दिखाया गया है। यशपाल की एक अन्य यात्रा वृतांत राब बीती, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी किसकी कृति है? तो यह जो है वो इलाचंद जोशी की है। इलाचंद जो है वो जोश में आके संन्यास ले लिए। कवितावली किसकी रचना है? तो ऐसे तो तुलसीदास की भी रचना है कवितावली, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में तुलसीदास है नहीं। तो ये जो कवितावली रचना है वह किनकी है? तो यह रामचरण दास की रचना है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो शिव पूजन सहाय को। जो शिव भगवान की पूजा करेंगे वो भाषा के जादूगर बन जाएंगे। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो जंगल के जीव से प्रेम कौन करते हैं? श्री राम भगवान। तो जंगल के जीव से प्रेम कौन करेंगे? श्री राम भगवान। तो श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के और संस्मरण ग्रंथों में है प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं, ये सभी इनके अन्य यात्रा वृतांत है, संस्मरण है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान जो है
उसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर नामवरसी। इनके अन्य प्रमुख आलोचना ग्रंथों में हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, ये सभी इनके आलोचना ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ठंडा लोहा, ये तो आपको पता है कि धर्मवीर भारती की रचना है। 7 गीतवर्ष धर्मवीर भारती का है। कनुप्रिया भी धर्मवीर भारती का है। लेकिन सूर्य का स्वागत जो रचना है वह दुष्यंत कुमार की रचना है। तो अगर सूर्य का स्वागत आप नहीं करेंगे तो लोग आपको दूसेंगे, ठीक है। सूर्य का स्वागत नहीं करने पे लोग आपको दूसते हैं। तो दुष्यंत कुमार का रचना हो जाएगा सूर्य का स्वागत। निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? चांद का मुख टेढ़ा है, ये किनकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है। चांद का मुख टेढ़ा है इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। चांद का मुख टेढ़ा है इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। बाकी नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये सभी रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की हैं। आदिकाल को बिजवपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सभी अन्य आलोचकों ने अन्य नाम दिए हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बिजवपन काल का नाम दिया है और ग्रियर्सन ने चारण काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो मिश्र बंधु में कौन कौन से 3 भाई के नाम आते हैं? आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो महाकवि सूरदास जो है वह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। तो नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हो जाएंगी आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, प्रेमचंद जीवन और कृतित्व, जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रभाषा की समस्याएं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना भी है। इसे बोला गया है कुरुक्षेत्र को। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अपनी 3 कहानियों को लिखकर हिंदी कहानी जगत में अपना नाम बना लिए थे। तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है और इनके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नागार्जुन किस वर्ग की कवि हैं? तो इनकी रचनाओं को मैंने ट्रिक्स में बतलाया, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे। तो नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? वो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल को भी 3 भागों को बांटा गया है। तो ये किस में आ जाएंगे? ये रीति सिद्ध में आ जाएंगे। और इनकी प्रमुख रचना जो है वो बिहारी सतसई है, जिनमें अनेक टीकाएँ भी लिखी गई हैं। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में बांटा गया है। सगुण में फिर 2 भाग हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। और निर्गुण में भी 2 भाग हैं, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो सगुण का जो रामाश्रयी शाखा है उसके कवि कौन हो जाएंगे? तो उसके कवि हो जाएंगे तुलसीदास। इनकी रचनाएं आप लोग देखे होंगे कि ये राम भक्ति से जुड़े हुए हैं। मीराबाई किससे हो जाएंगी? तो ये तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। सूरदास ये भी कृष्णाश्रयी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी काव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? क्या उसका आकार प्रकार है, या फिर विषय निरूपण है, या घटना का चयन, या पात्रों की विविधता? तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर जो है वह विषय निरूपण है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है वह है पद्मावत।
और यह प्रेम काव्य है जो कि फारसी के मसनवी शैली में लिखा गया है। अगला है स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार कौन है? तो स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? तो यह जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। इनके अन्य संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन से हो जाएंगे? रामाबिंदा, साबिया, बिट्टो, घीसा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार। तो महादेवी वर्मा की वह कौन सी रेखा चित्र है जिसमें जानवरों का वर्णन है? आप लोग इसे भी कमेंट्स में बताइएगा। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान कैसी रचना है? क्या राजनैतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है या फिर वह ऐतिहासिक है? तो गोदान एक कैसी रचना है? तो वह सामाजिक रचना है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें रचना किनकी है? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और यह किस विधा से जुड़ा हुआ है? तो यह जो वो संस्मरण है। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे कि राम भगवान जो है वो वृक्ष पे बैठकर पूड़ी खाना चाहते हैं और फिर वो क्या करते हैं, लाल तारा देखते हुए माटी की मूर्त बनाते हैं। और पूड़ी खाने के लिए क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए, और गेहूँ को मिल में पिसवाना पड़ेगा। तो गेहूँ और गुलाब, मिल के पत्थर, ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। सिंहावलोकन किनकी आत्मकथा है? तो सिंह का अवलोकन कौन करेंगे? यशपाल जी। यशपाल जी जो है वह सिंह का अवलोकन करेंगे। और यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, 1951 में, फिर 1952 में और 1955 में। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन बहुत ज़्यादा फेमस है व्यंग्यकार के रूप में, मतलब व्यंग्य रचना लिखने के रूप में? तो हरिशंकर परसाई जी। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो उन्होंने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। और उन्होंने बरवे रामायण की रचना जो है वह अपने मित्र रहीम के आग्रह पर किया था। एक बूंद सहसा उछली, यह किनकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। और यह किस विधा पे लिखी गई है? तो यात्रा वृतांत पर। तो अज्ञेय की एक अन्य यात्रा वृतांत आइए अरे यायावर याद रहेगा, बहुत प्रसिद्ध है, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो किन्हें है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसी के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। अगला है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हरान था या फिर मुन्नीदीन खुसरो। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, खालिक बारी, हलाल कन्हैया और नजराने हिंदी। अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विठल नाथ है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वह किनकी है? तुलसीदास की है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया है? आनंद वर्धन ने किया है। और इनकी एक रचना है ध्वन्यालोक ग्रंथ, जो कि आप लोग याद रखेंगे। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। तो बालकृष्ण जो है वो उर्मिला के साथ खेल रहे हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी भाषा की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं कौन सी है? क्या व्याकरणिक बहुरूपता मिलती है? कारक, लिंग, वचन के प्रयोग में अस्थिरता है या फिर वाक्य संरचना की शिथिलता है? तो भारतेंदु युगीन हिंदी
भाषा की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं क्या हो जाएंगी? ये सभी इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए उनमें से कौन कौन से शामिल है? संस्कृत, अंग्रेजी व फारसी शब्दों को ग्रहण करना, परसर्ग को संज्ञा से अलग लिखना और अकारांत विशेषणों को अविकारी मानना। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में अकारांत विशेषणों को अविकारी नहीं जबकि उन्हें विकारी माना गया है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में हिंदी के मानकीकरण में कोई आंदोलन नहीं हुआ परंतु भाषा का मानक रूप स्पष्ट हुआ? तो किसमें हुआ है? छायावादी युग में या फिर प्रगतिवादी युग में? तो छायावादी युग में जो है वो हिंदी के मानकीकरण में कोई आंदोलन नहीं हुआ था, अपितु भाषा का मानक रूप स्पष्ट हुआ है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा प्रतिष्ठित भाषा की परिभाषा में उनकी कौन सी विशेषताएं शामिल की गई हैं? ध्वनि संकेतक, यादृच्छिकता या रूढ़ता। तो इसमें से कौन कौन से शामिल है? तो ये सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। आगे है उपन्यास और उनके लेखक है, इनका मिलान करना है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी, परीक्षा गुरु किशोरी लाल गोस्वामी, जिंदे की लाश श्रीनिवास दास। तो जब आप राम के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। परीक्षा हम लोग कहाँ देंगे? तो अपने निवास पर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जिंदे की लाश, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी है वो जिंदे को भी लाश बना देते हैं, तो केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग्य। आप अगर राम के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा। परीक्षा अपने निवास पे देंगे। किशोरी लाल गोस्वामी जी है वो जिंदे को भी लाश बना देते हैं, तो केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। उपन्यास दिए गए हैं और उनके प्रकार। तो सरकती लाश जासूसी है, चंद्रकांता तिलस्मी रचना है और परीक्षा गुरु जो है वो उपदेश प्रधान है। तो ये सभी तो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सरकती लाश एक जासूसी उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी। चंद्रकांता जो है वह तिलस्मी अय्यारी में आता है, जिनके रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। परीक्षा गुरु उपदेश प्रधान उपन्यास है श्रीनिवास दास। तो इस प्रकार ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपन्यास दिए गए हैं और उनके लेखक। गुप्तचर, गुप्तचर किनकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की। तिलस्मी महल, तिलस्मी महल में कौन रहते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। निसहाय हिंदू, तो जब हिंदू जो है वो निसहाय हो जाएंगे तो किनके शरण में जाएंगे? राधा कृष्ण के शरण में जाएंगे। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। तो गुप्तचर किनके गुप्तचर है? गोपाल राम गहमरी के। तिलस्मी महल में कौन रहते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। जब हिंदू निसहाय हो जाएंगे तो राधा कृष्ण के शरण में जाएंगे। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुप्तचर ए का दूसरा। तो ये तो केवल बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपन्यासों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कोरे मनोरंजन प्रधान उपन्यास, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास या फिर ऐतिहासिक उपन्यास। तो कौन कौन से प्रेमचंद पूर्व युग में लिखे गए हैं? तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। तो उपन्यासों को प्रेमचंद के महत्व को देखते हुए इसे 4 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व, अर्थात प्रेमचंद जब रचना लिखना प्रारंभ किए तो उनसे पूर्व में जो रचनाएं लिखी गई वे रचनाएं। दूसरा प्रेमचंद युगीन। तीसरा प्रेमचंदोत्तर, मतलब प्रेमचंद युग के बाद लिखी गई रचनाएं। और चौथा
स्वतंत्रोत्तर युग की। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास लिखे गए थे उनमें कोरे मनोरंजन थे, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास थे और ऐतिहासिक उपन्यास भी थे। उपन्यास और उनके लेखक को मेल करना है। निसहाय हिंदू, तो हिंदू जब भी निसहाय हो जाएंगे तो वह राधा और कृष्ण का नाम लेंगे। रज़िया बेगम, तो रज़िया बेगम जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी के घर में रहती हैं। वीरमणि, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु के 3 भाई कौन कौन से हैं वो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो मिश्र बंधु जो तीनों भाई है वो वीर के समान है। तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। सॉरी, ये सभी आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपन्यास और लेखक दिए गए हैं। नूरजहां गुरु भक्त सिंह भक्त, तारा श्रीनिवास दास और परीक्षा गुरु किशोरी लाल गोस्वामी। तो परीक्षा गुरु को हम लोगों ने याद किया है कि परीक्षा हम लोग कहाँ देंगे? अपने निवास पर देंगे। तारा किशोरी लाल गोस्वामी के घर में रहते हैं। नूरजहां गुरु भक्त सिंह भक्त, तो नूरजहां जो है वो अपने गुरु की भक्त है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से केवल ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि नूरजहां जो है वो गुरु की भक्त है। तारा किशोरी लाल गोस्वामी के घर में रहती है। परीक्षा अपने निवास पे देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।